रेशम के बगल में संध्या नाम की उसी की क्लासमेट बैठी थी। वो और रेशम आपस में थोड़ी बहुत बातें कर रही थी। बस अब धीरे धीरे शहर छोड़ हाईवे पर पहुंच चुकी थी। कमल सबसे नजरें चुराकर बीच बीच में रेशम को देख रहा था, पर तभी रेशम के पास बैठी संध्या के भीतर कोई हलचल हुई। उसने गुस्से से कमल को देखा और ऐसा लगा जैसे हवा में उड़कर वो एक झटके में कमल के बिल्कुल पास पहुंच गई और एक जोरदार थप्पड़ कमल के गाल पर मारा और बोली, आगे से तुम रेशम की तरफ आंखें छुपाकर भी मत देखना, नहीं तो जान से जाओगे। और इतना कहने के तुरंत बाद वो बेहोश हो गई। उसे बस के सबसे पीछे वाली सीट पर सुला दिया गया। कमल अब तक समझ नहीं पा रहा था कि आखिर संध्या ने ऐसा क्यों किया। वो तो बहुत अच्छी लड़की है। उसने देखा कि रेशम के बगल वाली सीट बिल्कुल खाली थी। वो जाकर रेशम के पास बैठ गया तो रेशम ने धीरे से उससे पूछा कि संध्या ने उसको गुस्से में क्या कहा और क्यों उसने उसे थप्पड़ मारा। इससे पहले कि कमल रेशम को सब कुछ बता पाता, उसी वक्त संध्या उनके ठीक सामने आ गई। कमल ने सीट छोड़ दिया, पर कमल सोच रहा था, अभी अभी तो ये बेहोश हुई थी, अचानक इतनी जल्दी कैसे होश में आ गई। रेशम समझ चुकी थी कि संध्या के अंदर शायद रेखा की आत्मा ने कब्जा जमाया है, जो चाहती है कि रेशम कमल से दूर रहे। रात बस में बिताने के बाद सुबह बस हिल स्टेशन पहुंची। सुबह हिल स्टेशन की खूबसूरत घाटियों ने उनका स्वागत किया और सभी बस से उतरकर होटल रूम के अंदर चले गए। सभी के कमरे और पार्टनर पहले से तय थे, तो सभी अपने अपने पार्टनर के साथ कमरे में चले गए। संध्या और रेशम का कमरा एक ही था। उन दोनों के साथ एक और लड़की थी, सुजाता। पहले दिन सभी मंदिर देखने निकले। मंदिर के पास ही संध्या, जो अब तक साए की तरह रेशम के आसपास रह रही थी, उसने मंदिर के पास पहुंचते ही चिल्लाना शुरू कर दिया। जब साथ में चल रहे शिक्षकों ने उससे इस तरह चिल्लाने का कारण पूछा तो उसने बताया कि उसके पैरों के तलवे में जलन हो रही है, वो आगे नहीं जा सकती। अंत में उसे वहीं एक शिक्षक के साथ बैठा दिया गया। रेशम जानती थी कि वे सब संध्या को नहीं बल्कि रेखा को छोड़ आए हैं। रेशम ने सबसे पहले दर्शन किए और फिर बाहर आकर एक पत्थर पर बैठ गई। तभी वहां सुजाता आई और उसके साथ कमल था। कमल हिम्मत कर रेशम के पास ही बैठ गया और उससे बातें करने लगा। थोड़ी देर में सुजाता वहां से चली गई। रेशम अपने दिल में छुपे डर को कमल से नहीं कह पाई और तभी उन्हें वापस चलने के लिए कहा गया। रेशम और कमल एक दूसरे के साथ साथ वापस चलने लगे। रेशम की सोच के अनुसार संध्या बेसब्री से रेशम का इंतजार करती मिली और उसने देख लिया कि कमल और रेशम एक दूसरे से बातें करते वापस आ रहे थे। उसने रेशम के कानों में आकर कहा कि तुम मेरे बगैर चली गई, तुम्हें मेरी याद नहीं आती? तुम्हें तो मेरे साथ रुकना चाहिए था रेशम। आज सबको हिल स्टेशन से बर्फ देखने जाना था। रेशम जिस जीप पर बैठी थी, कमल भी आकर उसी में बैठ गया और संध्या तो थी ही रेशम के साथ। थोड़ी देर में सब बर्फ के पास पहुंच गए। सब बर्फ में मस्ती करने लगे। रेशम अकेले टहलते टहलते काफी दूर निकल गई। बहुत देर तक रेशम को सामने न पाकर कमल परेशान हो गया। कमल ने सोचा कि संध्या को शायद पता होगा रेशम के बारे में। ये सोचकर उसने संध्या को ढूंढा, पर वो भी ग्रुप से नदारद थी। कमल ने इनकी जानकारी सभी को दी और फिर दो दलों में बंटकर सभी ने रेशम और संध्या की तलाश शुरू की। कमल उस तरफ बढ़ा जा रहा था जिस दिशा में उसने आखिरी बार रेशम को जाते हुए देखा था। कमल के साथ कोई नहीं था, वो अकेला ही था।
तभी उसके पैरों में कुछ फंसा, कोई धागा जिसमें एक तावीज बंधी थी। ये तो वही तावीज था जो रेशम के गले में हरदम पड़ा रहता है। उसने लॉकेट को अपने जीन्स के पॉकेट में डाल लिया। अब उसे लग रहा था जरूर रेशम यही आसपास होगी। उसने नजरें घुमाकर इधर उधर देखा पर कोई नहीं था। तभी अचानक उसकी नजर बर्फ से फैले जमीन पर पड़ी जहां कुछ था। वो जब उस चीज के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि कोई बर्फ में दबा था जिसके सिर्फ लंबे बाल निकले हुए थे, बाकी पूरा जिस्म बर्फ से दफन था। उसने जोर जोर से बर्फ को हटाना शुरू किया और धीरे धीरे अंदर फंसी लड़की को वो देख पा रहा था, ये रेशम थी। उसने जल्दी से रेशम को वहां से बाहर निकाला। फिर कुछ और लोग आए और सबने मिलकर रेशम को पास के ही एक हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। संध्या को बड़े आराम से जीप में ही सोते हुए पाया गया। दोपहर के बाद सबको इस जगह से निकल जाना था पर रेशम की स्थिति में कोई सुधार नहीं था। आखिरकार एक लेडी टीचर को रेशम के पास छोड़कर सभी लोग वापसी के लिए निकले। रुकना तो संध्या चाहती थी रेशम के साथ, उसने जिद भी की पर इसके लिए उसे अनुमति नहीं मिली। कमल से सभी ने साथ चलने को कहा पर उसने किसी की एक न सुनी और वहीं रह गया। शाम को रेशम को होश आया और उसने सबसे पहले कमल की तलाश की। लेडी टीचर ने कमल को वहां बुलाया और कुछ देर तक रेशम के साथ बैठने को बोलकर वो चली गई। कमल ने रेशम के दोनों हथेलियों को जोर से पकड़ लिया और उसे हिम्मत देने लगा। रेशम ने अपने हाथों में बची थोड़ी बहुत ताकत को जुटाकर कमल को अपने करीब खींचा और कमल को गले से लगा लिया। रात भर कमल अपने जिस्म की गर्मी रेशम को देता रहा और रेशम इस मदहोश करने वाले एहसास को महसूस करती रही। सुबह तक रेशम बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। कमल सर झुकाए उसके पास बैठा था। रात में जो भी उसके और रेशम के बीच हुआ, उस चीज से वो अपराध बोध महसूस कर रहा था। लेकिन रेशम बहुत खुश दिख रही थी। लेडी टीचर ने आते ही हाल चाल पूछने के बाद सबसे पहले उससे सवाल किया कि वो वहाँ क्यों गई थी और बर्फ के बीच उसे किसने पहुँचाया। रेशम कुछ देर तक खामोश रही, फिर वो कुछ सोचने लगी। थोड़ी ही देर में उसने जवाब दिया, मैं चारों तरफ फैले बर्फ के नज़ारे का आनंद ले रही थी। मैं कब ग्रुप से इतनी दूर चली गई मैं नहीं जान पाई और तभी अचानक मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गई और मेरे ऊपर बहुत से बर्फ गिर गए और मैं दब गई। उसके बाद मैंने वहां से निकलने की कोशिश की पर मैं निकल नहीं पाई और बेहोश हो गई। कमल ने कहा, नहीं ये नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हें वहाँ किसी ने जानबूझकर गिराया था क्योंकि जहाँ तुम गिरी हुई थी उस जगह पर बर्फ को हटाकर गड्ढे बनाए गए थे जिसे मैंने साफ देखा था। रेशम ने कमल के हाथों को हल्के से दबाकर चुप रहने का इशारा किया। लेडी टीचर रेशम के जवाब से संतुष्ट थी। सब लोग वापस होटल आ गए। रेशम अब पूरी तरह बदल चुकी थी। कमल को पा लेने की खुशी उसके चेहरे में और हाव भाव में दिख रहे थे। इधर संध्या के भीतर बसी रेखा की रूह बेसब्री से रेशम का इंतजार कर रही थी क्योंकि वो जानती थी कि रेशम के गले में अब वो अमंत्रित तावीज नहीं है।